हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बैंकिंग सूत्रा चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैंक रिस्क। कितने प्रकार के बैंक रिस्क होते हैं, इनकी क्या कैटेगरीज हैं, कौन सा रिस्क किस कैटेगरी में आता है, ये इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं विकास कुमार जी, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करा था कि भाई रिस्क पे भी एक वीडियो बनाइए सर, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। हमने ऑब्जर्व करा हाल ही में हुए आईबीपीएस क्लर्क मेन एग्जाम्स में दो क्वेश्चन रिस्क से आए थे, जिसमें इक्विटी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क पे क्वेश्चंस थे। तो और इससे पहले भी आईबीपीएस रिस्क पे क्वेश्चन पूछता चला रहा है लगातार। तो इस वजह से हमने सोचा आप रिस्क के टॉपिक को हम कवर करें, जिससे कि इन फ्यूचर रिस्क का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज लेक्चर। सबसे पहले गाइस, जो इन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज बैंकिंग सूत्रा से कनेक्ट हो जाइए। और हमारे वेबसाइट bankingsutra.net से भी कनेक्ट हो सकते हैं। रेगुलर विजिट करिए, क्योंकि इस पे हम जितने भी हमारे एमसीक्यूज हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ हम अपलोड करते रहेंगे रेगुलरली। अभी हमने 5 सेट के करे हुए हैं और हमारा काम जारी है। हम जल्दी ही और भी सेट्स के कर देंगे और हमारा जितना भी मटेरियल है, जितना भी वीडियो है, उसका पीडीएफ फॉर्म हम इस साइट पे आपको अवेलेबल करा देंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिस्क होता क्या है। बैंकिंग इंडस्ट्री में रिस्क आप किसे कहते हो? तो रिस्क को आप कह सकते हो एक तरीके से पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, जो कि किसी भी तरह का लॉस हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ब्रांड इमेज पे लॉस हो सकता है, उसकी रेपुटेशन का लॉस हो सकता है। इस तरह का जो भी लॉस होगा उसको हम रिस्क कहेंगे बैंक के फील्ड में। और मेजर रिस्क जो बैंकिंग इंडस्ट्री में होते हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पहला आपका क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, बिजनेस रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, सिस्टमिक रिस्क एंड मॉरल हैजार्ड। अब इनमें से जो आप देख रहे होंगे, पहले के 3 मैंने रेड कलर से करे हुए हैं। रीजन इसका ये है कि ये जो 3 रिस्क आपको दिख रहे हैं ये बेसिल नॉर्म्स में डिफाइन करे गए। इनको सबसे पहले बेसिल नॉर्म्स में लाया गया और खासतौर पे बेसिल 2 नॉर्म्स में इन तीनों ही रिस्क पे चर्चा हुई और इन तीनों रिस्क को मैनेज करने के लिए बैंक से पॉलिसीज बनवाई गई, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनवाया गया। और मैं आपको बता दूं कि सभी बैंकों में, जितने भी पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, सब में रिस्क को मैनेज करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, IRM। तो ये डिपार्टमेंट इस सारी तरह के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए बनाया जाता है सभी बैंकों में। ठीक है, तो याद रख लीजिए बैंकिंग इंडस्ट्री में, जैसा मैंने बोला, बेसिल नॉर्म्स में अगर ये 3 रिस्क डिफाइंड हैं ग्लोबल लेवल पे, तो ये इसका मतलब है ये 3 ऐसे रिस्क हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री में ग्लोबल लेवल पे बहुत ही कॉमन है और इनका इम्पैक्ट बहुत ही सीरियस है बैंकिंग इंडस्ट्री पे। ठीक है, तो इनकी कैटेगरीज वगैरह आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्रेडिट रिस्क के बारे में, जिसको हम डिफॉल्ट रिस्क भी बोलते हैं। तो पहली चीज, बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। आपको पता है कि ये बनी थी बेसिल नॉर्म्स का, ये बहुत बड़ा आधार है। यही कमिटी डिस्कस करती है बेसिल नॉर्म्स की। इसने क्रेडिट रिस्क को बोला था कि इट इज द पोटेंशियल दैट ए बैंक बोरोवर और काउंटर पार्टी will fail to meet its payment obligation regarding the terms agreed with the bank। मतलब क्रेडिट रिस्क हम बोल सकते हैं एक इस तरीका का रिस्क जिसमें जो भी बैंक का बोरोवर है या कोई भी काउंटर पार्टी है, वो पेमेंट करने से, मतलब पेमेंट का मतलब है रीपेमेंट। मान लीजिए एक बंदे ने, जैसे ये बंदा है, इसने लोन लिया, ये बैंक है, मान लीजिए बैंक का मैनेजर है, बैंक मैनेजर है, ये कस्टमर है। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस बंदे ने लोन ले लिया लेकिन रिपे नहीं कर पाया, चुका नहीं पाया लोन को, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट रिस्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
क्रेडिट रिस्क जनरली किन कॉजेज से होता है? लोन से होता है, एक्सेप्टेंसेस होता है, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन से हो सकता है। मान लीजिए एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ लेकिन दूसरा बैंक उसको रियलाइज नहीं करा पाया, रिम्बर्स नहीं कर पाया, तो वो भी एक तरीके का क्रेडिट रिस्क है, क्योंकि एक बैंक से तो पैसा चला गया ना, बट उसे रिम्बर्स नहीं हो पाया, तो ये भी क्रेडिट रिस्क की कैटेगरी में आता है। ट्रेड फाइनेंसिंग, ठीक है, जैसे मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट आपको बताया था, वो ट्रेड फाइनेंसिंग में आता है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ठीक है, फाइनेंशियल फ्यूचर्स, ये डेरिवेटिव्स की बात होने लगी है। तो ये इस तरह के जितने भी रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, वो इन कॉजेस के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है। If a person borrows a loan from a bank and is not able to repay the loan because of inadequate income, loss in business, death, unwillingness or any other reasons, the bank faces credit risk. ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक बंदे ने लोन लेता है बैंक से और रिपे नहीं कर पाता है, रीजन कोई भी हो, या तो उसकी इनएडिक्वेट इनकम है, इनकम एकदम से घट गई, उसके बिजनेस में लॉस हो गया, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, या अनविलिंगनेस मतलब पैसा है लेकिन पे नहीं करना चाहता, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स, ठीक है, पैसा होते हुए भी वो पे ना करें, या और कोई भी रीजन से, तो बैंक यहाँ पे क्या फेस करता है? क्रेडिट रिस्क करता है। तभी प्रैक्टिकल सिनारियो में बैंकिंग इंडस्ट्री में प्रिफर ये करा जाता है, प्रिफर्ड प्रैक्टिस क्या है कि जब भी आप कोई लोन दें तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरीके से कि उसको इंश्योरेंस करा दिया जाए, लोन के अगेंस्ट इंश्योरेंस। अगर मान लीजिए वो होम लोन लेता है, तो अगर उसने इंश्योरेंस कर लिया तो इन एनी केसेस एक्सेप्ट विलफुल डिफॉल्टर केस, मतलब अनविलिंगनेस, मतलब पैसा होने के बाद भी नहीं पे कर रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी लॉस होता है बिजनेस में, ठीक है, या इनएडिक्वेट इनकम होती है, या उसकी डेथ हो जाती है, तो इसके कारण वो कवर होता है और बैंक को उसका पैसा मिल जाता है, भले वो चुका ना पाए। लेकिन अगर वो डिफॉल्ट करता है, विलफुली डिफॉल्ट करता है, उस केस में इंश्योरेंस कवर नहीं करता इस चीज को, ठीक है। तो यहां से क्रेडिट रिस्क को मैनेज करा जा सकता है। नेक्स्ट, जो इसकी पहली कैटेगरी है काउंटर पार्टी रिस्क, जिसे डिफॉल्ट रिस्क भी कहते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क क्या कहती है? इट इज द रिस्क टू ईच पार्टी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट दैट द काउंटर पार्टी विल नॉट लिव अप टू इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क दोनों ही पार्टीज का रिस्क है, और जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, तब वहां पे ये होती है, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं काउंटर पार्टी से रिस्क क्या है। कि मान लीजिए एक पार्टी है, मान लीजिए बैंक है, ये कस्टमर है, या कोई भी मान लीजिए नॉन कस्टमर भी है, लोन लेने आया, पहले तो एग्री हो गया टर्म्स से कि भाई हाँ मैं तुम्हें लोन दे दूंगा, लेकिन एट लास्ट कुछ ऐसा हो जाने के कारण इसको प्रॉपर फंड नहीं हो पाया, तो वो इसके लिए क्रेडिट रिस्क हो गया। और अगर इसने बैंक ने लोन दे दिया कस्टमर को और ये कस्टमर चुका नहीं पाया, तो ये भी रिस्क, क्रेडिट रिस्क हो गया। ये किसके लिए हो गया? बैंक के लिए हो गया। तो ये दोनों क्या हो गई? काउंटर पार्टीज हो गई, दोनों ही क्रेडिट रिस्क से ग्रसित हो सकती हैं, ठीक है। तभी ये तीसरा पॉइंट जो आप देख रहे हैं, क्रेडिट रिपोर्ट्स मांगता है जनरली बैंक्स काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क जानने के लिए, जैसे कि ऑटो लोन्स हो गए, कार लोन, बाइक लोन, जो भी है, होम लोन, बिजनेस लोन, जितने तरह के लोन्स हैं कस्टमर को देने से पहले, या नॉन कस्टमर जो पहली बार आ रहा है बैंक में उसको देने से पहले, उसकी पहले क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल देख ली जाए, मतलब उसकी क्रेडिट रिपोर्ट्स देख ली जाए। क्रेडिट रिपोर्ट कहां से मिलती है? सिबिल से मिलती है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिबिल रिपोर्ट ली जाती है उसकी कि क्या उसने इससे पहले कोई लोन लिया है, वो लोन जो होता है जनरली उस बंदे के पैन से लिंक्ड होता है, जितने भी इससे पहले वो लोन ले चुका होगा वो उसके पैन में लिंक्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसकी पूरी क्रेडिट प्रोफाइल मिल जाएगी,
ठीक है, यही रीजन है क्रेडिट रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं जब भी आप कोई लोन लेने जाते हो, कि वो क्रेडिट रिस्क से अपने को बचा पाए। नेक्स्ट है कंट्री रिस्क। ठीक है, कंट्री रिस्क क्या है? कंट्री रिस्क कहता है ऐसा रिस्क जो कि इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, अब उसके बहुत से कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी बोरोवर अगर डिफॉल्ट करता है, रिपेमेंट नहीं कर पाता है, दूसरी कंट्री का है वो बोरोवर, ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय ए कंट्री। मान लीजिए दूसरी कंट्री में कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या कोई इकोनॉमिक रीजंस की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस अगर प्लेस कर दिए और उसकी वजह से वो नॉन रिपेमेंट कर पा रहा है, नॉन रिपेमेंट हो रहा है, पेमेंट नहीं कर पा रहा है ड्यूज का, लोन रिपे नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह को रिस्क को हम क्या बोलेंगे? कंट्री रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो भी रिस्क है आप देख रहे हो, दीज रिस्क इंक्लूड पॉलिटिकल रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, सोवरेन रिस्क एंड ट्रांसफर रिस्क। और ये जितने भी तरह के रिस्क हैं ये लॉक्ड अप हो जाते हैं। जो रिस्क कैपिटल होता है लॉक्ड अप हो जाता है, फ्रोजन हो जाता है गवर्नमेंट के एक्शन के कारण। ठीक है, ऐसे रिस्ट्रिक्शन प्लेस कर देती है वहां की गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, कि वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता। तो इस तरह के रिस्क को हम बोलते हैं कंट्री रिस्क। नेक्स्ट, कंट्री रिस्क कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। हो सकता है कंट्री में कोई कंट्री रिस्क ना हो, दूसरी कंट्री में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन प्लेस होने की वजह से ज्यादा रिस्क हो, तो ये वेरी करता है। नेक्स्ट आता है मार्केट रिस्क पे। मार्केट रिस्क के देख लीजिए टाइप्स क्या क्या होते हैं। ये रिस्क वो है जो कि एडवर्स मूवमेंट, मतलब कि तेजी से मूवमेंट होता है जो मार्केट प्राइसेस का। ठीक है, मार्केट प्राइसेस किस चीजों का? इंटरेस्ट रेट का हो सकता है, इक्विटीज का हो सकता है, कमोडिटीज का हो सकता है और करेंसीज का हो सकता है। ये सारी चीजें क्या है? डायनेमिक हैं, चेंज होती रहती है मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली। जिस तरह की मार्केट होगी इनके रेट चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम प्राइस रिस्क भी बोलते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पे प्राइस के मूवमेंट के कारण होता है। और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने इसको डिफाइन करा है कि जो भी इन और ऑन और ऑफ बैलेंस शीट पोजीशन होती है ड्यू टू मूवमेंट इन मार्केट प्राइसेस, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ज्यादा प्रिवलेंट है। ठीक है, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? कैपिटल मार्केट में होता है। ठीक है, दे आर मोस्ट एक्टिव इन कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट आपको पता है मेजर उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? इक्विटीज में, स्टॉक्स में, शेयर्स में, ठीक है, बॉन्ड्स में, जिनकी जो वैल्यू है इंटरेस्ट रेट की, प्राइस की, वो मार्केट डिटरमाइंड होती है। अब मार्केट रिस्क आपके कितने तरह के होते हैं देख लीजिए। पहला है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जैसे मैंने बोला, इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट के कारण होता है और इसका इमीडिएट इंपैक्ट चेंजेस का पड़ता है इंटरेस्ट रेट पे, उसके नेट इंटरेस्ट इनकम पे। कोई भी बैंक होगा उसके नेट इंटरेस्ट इनकम पे इसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है। नेट इंटरेस्ट इनकम होती क्या चीज है देख लीजिए। जितना भी नेट इंटरेस्ट अर्न करता है बैंक माइनस जितना भी पेड करता है, वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जितना वो अर्न करेगा और जितना पेड करेगा उसका जो डिफरेंस होगा वो उसकी इनकम हो जाएगी। तो जैसे जैसे इसका इंटरेस्ट रेट का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करेगा, इंटरेस्ट रेट की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, वैसे वैसे ये नेट इंटरेस्ट इनकम भी फ्लक्चुएट करेगी बैंक के लिए। नेक्स्ट होता है इक्विटी रिस्क। इक्विटी रिस्क आपका पोटेंशियल लॉसेस ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन स्टॉक प्राइसेस होता है। इक्विटी क्योंकि आपकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, जैसे ही स्टॉक प्राइसेस में चेंजेस होंगे इक्विटी रिस्क होगी। नेक्स्ट आता है करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क होता है जो भी आपकी इंटरनेशनल करेंसीज हैं उनके रेट्स में डॉलर के रिस्पेक्ट में जैसे ही चेंजेस होते हैं वो आपकी करेंसी रिस्क हो जाती है। ठीक है, इसको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी हम बोलते हैं। और जो फोर्थ कैटेगरी है वो है कमोडिटी रिस्क की। तो कमोडिटी रिस्क क्या है? जो भी आपके प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, एनर्जी कमोडिटीज में जब उनके प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होता है तो हम वहां पे बोलते हैं ये क्या है? कमोडिटी रिस्क है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो व्हीट, कॉपर, नेचुरल गैस, इन कमोडिटीज में जो
प्राइसेस में रिस्क होगा, मतलब फ्लक्चुएशन होगा, उसको हम कमोडिटी रिस्क बोलेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशनल रिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है ये। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने जब डिफाइन करा पहली बार ऑपरेशनल रिस्क को, उसने बोला ऑपरेशनल रिस्क जो है ऐसा लॉस है जो कि इनएडुकेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस। इंटरनल प्रोसेसेस बहुत से हो सकते हैं, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा क्या क्या उसके रीजंस हैं। पीपल, ह्यूमन एरर्स के कारण, और सिस्टम और फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स के कारण जो रिस्क होता है, फेलियर होता है, लॉस होता है, उसको हम ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। मतलब ऑपरेशन में जब रिस्क होगा, कोई बैंक के ऑपरेशन, बैंक के रेगुलर ऑपरेशन, डे टू डे एक्टिविटीज में जब कोई रिस्क हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे ऑपरेशनल रिस्क। अब ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि लीगल रिस्क किस कैटेगरी में, तो याद रखिएगा लीगल रिस्क आपकी ऑपरेशनल रिस्क कैटेगरी में आता है, ठीक है, बट ये स्ट्रेटेजिक और रेपुटेशनल रिस्क को इंक्लूड नहीं करता, ये इनकी सेपरेट कैटेगरी है। नेक्स्ट ऑपरेशनल रिस्क बैंक में होता है, जैसे मैंने बोला, ह्यूमन एरर्स और मिस्टेक्स के कारण, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ऑपरेशनल रिस्क का जब मेन फोकस आया तो जब सबसे पहले ब्रिटेन का ओल्डेस्ट बैंक बेरिंग्स बैंक डिक्लाइन हुआ, पूरी तरह से बैठ गया 1995 में, तब यहां से ऑपरेशनल रिस्क की इंपॉर्टेंस समझ में आई बैंकिंग इंडस्ट्री को। यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था, मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। बेरिंग्स बैंक 1995 में, जो ब्रिटेन का एक बैंक है, ये फेल हुआ था ड्यू टू ह्यूमन एरर के कारण। किस तरह की ह्यूमन एरर हो सकती है, ये आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई क्लर्क है बैंक में, अब उसको कोई एंट्री चाहनी है, ठीक है, उसने मान लीजिए 5 करोड़ की एंट्री है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 5 करोड़ की एंट्री, 5 करोड़ का चेक है जो कि उसको क्लियर करना है। उसने गलती से 5 करोड़ की जगह ह्यूमन एरर के कारण उसे 50 करोड़ कर दिया। क्या होगा, बैंक से 50 करोड़ रुपए निकल के उसके खाते में चले, ठीक है। अब ये एक मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये किस कारण हुआ, उसकी लापरवाही के कारण हुआ, ह्यूमन एरर के कारण हुआ, जो कि स्वाभाविक है, हो सकता है, सभी इंसानों से गलतियां हो सकती है। तो इस तरह का रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क, और ये कभी कभी मेजर इंपैक्ट कर देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया बेरिंग्स बैंक में मेजर इंपैक्ट करा है इसमें, ठीक है। यहां से ही ऑपरेशनल रिस्क की इंपॉर्टेंस समझ में आई और लोग फिर बैंक क्या करने लगा, इस ऑपरेशनल रिस्क पे थोड़ा ध्यान देने लगा, रिस्क मैनेजमेंट में इसके लिए पॉलिसीज बनाने लगा। अब ऑपरेशनल रिस्क में क्या क्या कैटेगरीज है देख लीजिए, जैसे मैंने बोला ह्यूमन रिस्क, जो कि ह्यूमन एरर्स के कारण होता है, ठीक है, विलिंगली भी हो सकता है, अनकॉन्शियसली जनरली होता है, और विलिंगली भी होता है, बदमाशी के कारण। आईटी और सिस्टम रिस्क क्या है, जो कि सिस्टम फेलर्स, कंप्यूटर एरर्स के कारण हो सकता है, प्रोग्रामिंग एरर्स के कारण हो सकता है, ठीक है, मान लीजिए प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई गड़बड़ है या कोई सिस्टम की फेलर है। प्रोसेस रिस्क हो गया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ठीक से नहीं हुई, हैक हो जाती है अगर आपकी इंफॉर्मेशन, मतलब डाटा सिक्योरिटी का अगर कोई रिस्क है, जिसे हम प्रोसेसिंग रिस्क भी बोलेंगे, वो भी आपका ऑपरेशनल रिस्क के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क की सिचुएशन है ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस जो कि इन कुछ कंडीशन के कारण होगा। वो कौन कौन सी होंगी, अगर बैंक के पास एनफ कैश नहीं है कि वो डिपॉजिटर और उसके बोरोवर्स की नीड फुलफिल कर सके पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो है लिक्विडिटी रिस्क। सेकेंड कंडीशन, अगर बैंक इलिक्विड एसेट्स को सेल करने पर उसकी डिजायर्ड वैल्यू नहीं पा रहा है, तो ये क्या है, लिक्विडिटी रिस्क। अब इलिक्विड एसेट्स क्या होंगे, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, बॉन्ड्स हो गए, और आपके हो गए स्टॉक शेयर्स हो गए, ठीक है, गोल्ड हो गया, ये सारे क्या है, इलिक्विड। लिक्विड क्या होता है, डायरेक्ट करेंसी, डायरेक्ट कैश, और इलिक्विड क्या है, जो कि नॉन करेंसी, जिसको हम बेच के करेंसी उठा सकते हैं। मान लीजिए इसको ये हमें प्रॉपर यील्ड ना करे अगर, तो ये क्या है, लिक्विडिटी रिस्क है। तीसरी कंडीशन, इनलिक्विड एसेट्स, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, इनको हम
प्रॉपर टाइम पे ना सेल कर पाए ड्यू टू लैक ऑफ पेयर्स, मतलब इसके खरीदारी ना है, या हम बेचना चाह रहे हैं इसके खरीदारी नहीं है, या हमें ज्यादा जरूरत है तभी तो हम बेचेंगे लिक्विड एसेट्स को। मान लीजिए बैंक के पास जितने भी बॉन्ड्स हैं, गोल्ड है, उसको जरूरत है इस वक्त कैश की, और वो क्या करे कि अब उसके पास जितने बॉन्ड और इलिक्विड एसेट है उसको बेचने जाएगा मार्केट में, और मार्केट में उसे बायर्स ही ना मिले, खरीदारी ना मिले, तो क्या होगा, ये लिक्विडिटी रिस्क होगा। नेक्स्ट बिजनेस रिस्क की हम बात करें। बिजनेस रिस्क ये होता है कि कोई भी कंपनी जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही है उतना उसे प्रॉफिट ना मिल पाए, या वो लॉस एक्सपीरियंस करे रेदर देन प्रॉफिट, तो ये होता है बिजनेस रिस्क। ठीक है, बिजनेस बैठ जाना वैसे कहते हैं। अब इन कंटेक्स्ट ऑफ बैंक हम क्या कहेंगे, ये जनरली फेलियर ऑफ बैंक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के कारण होता है। बैंक ने फ्यूचर में क्या वो स्टेप्स लेने चाहिए ठीक से नहीं अगर प्लान करा, पॉलिसी नहीं बनाई, एस्टिमेटेड फोरकास्ट उसके रेवेन्यू के, कैसे रेवेन्यू जनरेशन होगा इन फ्यूचर, उसकी ठीक से प्लानिंग नहीं करी, या अदर थिंग्स जो कि प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है नहीं करी, तो बैंक बिजनेस रिस्क के प्रोन हो जाता है। और जैसे मैंने बोला, इंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री जो होती है वो अनप्रिडिक्टेबल है, और जितनी भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज हैं उनको सबका बैकअप प्लान होना चाहिए। मतलब बिजनेस, जिसे हम बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बोलते हैं, मतलब किसी भी कंडीशन में अगर आपका बिजनेस बैठा या कोई भी अनफॉर्सिबल कंडीशंस के कारण आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं हो पाया, लॉस हुआ, तो आपके पास एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए। इफ प्लान ए फेल्स देन प्लान बी सर्वाइव्स। इस टाइप की स्ट्रेटेजी बैंक को होनी चाहिए अगर उसे बिजनेस रिस्क को अवॉइड करना है तो। नेक्स्ट आता है रेपुटेशनल रिस्क। रेपुटेशनल रिस्क को डिफाइन करा है फेडरल रिजर्व बोर्ड ने, जो कि यूएस में है। वो ये कहता है रेपुटेशनल रिस्क अगर पोटेंशियल लॉस इन रेपुटेशनल कैपिटल होता है। इसका मतलब क्या है रेपुटेशनल कैपिटल का? ब्रांड इमेज। अगर ब्रांड इमेज आपकी डेटोरिएट करती है तो आपका कैपिटल डेटोरिएट करेगा। बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी इमेज डाउन होगी तो आपका कैपिटल डाउन करेगा। ठीक है, जैसे कि लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूशन और ब्रांड, बैंक भी रेपुटेशनल रिस्क फेस करता है, जो कि बैंक की एक्टिविटीज के कारण अगर बैंक के लिए कोई रमर है, कोई रूमर फैल गई बैंक के अगेंस्ट में, जैसे मान लीजिए बहुत साल पहले की बात है, 4 से 5 साल की पहले की बात है, कि बोला गया था पर्टिकुलर बैंक का नाम नहीं लूंगा, वो प्राइवेट बैंक बंद हो रहा है, तो लोग क्या करने लग गए थे, उससे पैसा निकालने लग गए थे। वो क्या हो गया, एक तरीके से रेपुटेशनल रिस्क हो गया। ठीक है, विलिंग और अनकॉन्शियस नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेशन। मान लीजिए आरबीआई की रेगुलेशंस को ठीक से नहीं वो कंप्लाई कर रहा, तो क्या होगा, इससे भी बैंक की इमेज डाउन होगी, रेपुटेशनल रिस्क के अंतर्गत आएगा। वो डाटा मैनिपुलेशन करता है अगर बैंक, बैड कस्टमर सर्विस करता है, तो ये सब क्या है, बैंक की रेपुटेशन को हैम्पर करती है। इसीलिए जो भी स्टेप बैंक लेता है, ठीक है, वो उसके कस्टमर के द्वारा जज करा जाता है, उसके इन्वेस्टर के द्वारा जज करा जाता है, उसके लीडर्स के द्वारा स्टक करा जाता है, और खासतौर पर उसके स्टेक होल्डर्स जो बैंक की ब्रांड इमेज बनाते हैं उसके द्वारा जज करा जाता है। अब आते हैं सिस्टमिक रिस्क। सिस्टमिक रिस्क किस तरह का रिस्क है? सिस्टमिक रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो कि एक सिंगल बैंक को नहीं अफेक्ट करता, बल्कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि होल इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि इसका जो मेन किस चीज से एसोसिएटेड है, कास्केडिंग फेलर्स। मतलब अगर वन बैंक फेल हुआ तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री डाउन हो जाए। ये कौन सा रिस्क है? सिस्टमिक रिस्क है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, वेयर द फेलियर ऑफ ए बिग एंटिटी कैन कॉज फेलियर ऑफ ऑल अदर्स इन द इंडस्ट्री। आपको याद होगा ग्लोबल क्राइसिस जो हुई थी 2008 में, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें जो लेमन ब्रदर्स, याद होगा आपको, एक बैंक था यूएस का, लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स होते ही जितने भी और छोटे छोटे बैंक्स थे और भी इंपॉर्टेंट बैंक्स थे यूएस के, वो भी कोलैप्स करने लग गए थे। वो किस तरह का रिस्क हुआ था? सिस्टमिक रिस्क हुआ था।
नेक्स्ट मॉरल हैजार्ड। मॉरल हैजार्ड ये कहता है कि अगर कोई बड़ा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्क लेता है ये जान के कि भाई अगर मुझे इसका बर्डन फेस करना पड़ा, अगर मुझे ये रिस्क लेते ही कोई लॉस झेलना पड़ा तो उसको मैं नहीं झेलूंगा, कोई और झेलेगा। कोई और में कौन होगा? गवर्नमेंट होगी। यही चीज इकोनॉमिस्ट पॉल क्रुगमैन ने डिफाइन करी है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें एक पर्सन रिस्क लेता है, डिसीजन लेता है रिस्क लेने का, उसे कितना रिस्क लेना है, ठीक है, बट दूसरा पर्सन उसका कॉस्ट बियर करता है अगर वो बैड हुई, अगर वो डिजायर्ड आउटकम नहीं दिया। मतलब पर्सन ए ने क्या करा, पर्सन ए ने तो रिस्क लिया लेकिन उसका कंसिक्वेंसेस झेले किसने? पर्सन बी ने। तो ये क्या हो गया? मॉरल हैजार्ड हो गया। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स मार्क जैंडी ने, जो कि मूडीज एनालिटिक्स से रिलेटेड है, उन्होंने डिस्क्राइब करा था कि उन्होंने बोला था कि मॉरल हैजार्ड भी एक रूट कॉज था सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस का, क्योंकि इसमें बहुत से बैंक सब प्राइम क्राइसिस प्रेसिपिटेट हुई, तो बहुत से जो बैंक्स थे यूएस के उनको बेल आउट कर दिया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो जितने भी बैंक्स थे उनको पता था कि भाई एक बैंक डाउन हो रहा है तो रेगुलर वो एक्टिविटीज वो करते रहे, ये जानते हुए कि उसको रिस्क हो सकता है, वो फेलियर हो सकता है उसको, लेकिन फिर भी वो ऐसा रिस्क लेते हुए, रीजन उनको पता था कि भाई अगर मैं फेल हुआ, मैं गवर्नमेंट ओन बैंक हूं या मुझे गवर्नमेंट ओन नहीं भी हूं तो मैं इतना बड़ा बैंक हूं कि मुझे सरकार बचा लेगी, मुझे सरकार बेल आउट कर देगी। तो इस तरह का रिस्क क्या हो जाता है? मॉरल हैजार्ड की मतलब रिस्क उसने फेस करा, रिस्क उसने लिया और उसको झेला किसने? उसका बर्डन उठाया किसने? गवर्नमेंट ने। तो ये होता है मॉरल हैजार्ड। अब एट लास्ट मैं आपको बता दूं, ये जो 3 रिस्क मैंने बताया आपको, इसके अलावा जो रिस्क बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये 3 रिस्क की कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हाल ही में मैंने बोला आपसे कि जो IIPS है उसने पूछा था इक्विटी रिस्क किस तरह की होती है। तो इक्विटी रिस्क क्या है? जब स्टॉक प्राइसेस में चेंज हो। ठीक है, ये भी पूछ सकता है करेंसी रिस्क किस कैटेगरी में आती है। तो आपको ये बाइफरकेशंस पता होने चाहिए। मार्केट रिस्क की कैटेगरी में कौन कौन से रिस्क आते हैं? इंटरेस्ट रेट रिस्क, इक्विटी रिस्क, करेंसी रिस्क, कमोडिटी रिस्क। वही ऑपरेशनल रिस्क कितने प्रकार के होते हैं? ह्यूमन रिस्क, IT और सिस्टम रिस्क, प्रोसेस रिस्क, और इसमें एक और तरीके का रिस्क आता है ट्रांजैक्शन रिस्क। ठीक है, जो कि ह्यूमन एरर्स भी इंक्लूड करता है और सिस्टम एरर भी इंक्लूड करता है, दोनों ही को मिला के बनता है ट्रांजैक्शन रिस्क। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है ट्रांजैक्शनल रिस्क कौन सा रिस्क है। नेक्स्ट इधर आपका आता है जैसे कि काउंटर पार्टी रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क कौन सी कैटेगरी का रिस्क है, कंट्री रिस्क कौन सी कैटेगरी का रिस्क है। ठीक है, तो ये बाइफरकेशंस, ये कैटेगराइजेशंस आपको पता होने चाहिए, इसीलिए लास्ट में मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ कर दिया, एक ये इमेज आपके दिमाग में बन जाए कि अगर कैटेगरी पूछी जाए किसी रिस्क की तो आप आंसर कर दो।